आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को देखना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या ध्यान देना है पता है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पता है? रो और कॉलम, ये दो चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। बड़ा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, बहुत कन्फ्यूजन होता है, समझने का कोशिश करना, ठीक है। हम छोटा पहला मैट्रिक्स लेते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, और इसका एलिमेंट को हम रखते हैं ए, बी, सी और डी लेते हैं, ठीक। और एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, ठीक है, और इसका एलिमेंट को हम रख देते हैं एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू। देख लो, ये भी हमारा 2/2 है और ये भी क्या है मेरा 2/2 है ना। सबसे पहले बात क्या पता है कि रो को यानी फर्स्ट वाला मैट्रिक्स का रो यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेना है और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना होगा। क्या लेना पड़ेगा? कॉलम लेना पड़ेगा, बस यही ध्यान रखना है। अब देख लो यहाँ पे पहला वाला मैट्रिक्स का रो मेरा ए बी है, दूसरा रो क्या है मेरा सी और डी है। वहीं चलेंगे दूसरे वाले मैट्रिक्स में तो इसका कॉलम क्या है एक्स जेड पहला कॉलम और दूसरा कॉलम क्या है वाई डब्ल्यू। सिंपल सी बात है, बस ये चीज़ को ध्यान रखना है। एरो का साइन हम दे रहे हैं, ठीक है। पहले वाले में रो को उठाना है और दूसरे वाले में कॉलम को उठाना है, समझ गए। तो क्या करना है कि अगर पहला वाला रो का काम हो रहा है ना तो दूसरे वाले रो को हम ढक देते हैं, समझने का कोशिश करना, ठीक है। तो जब हम लोग a इंटू बी फाइंड करेंगे ना तो क्या करते हैं कि पहले वाले रो का पहला एलिमेंट और पहले दूसरा का कॉलम का पहला एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना आपको, मतलब a इंटू एक्स, ये समझ में आ गया। फिर इसका सेकेंड वाला जो एलिमेंट है ना b, वो इसके सेकेंड वाले एलिमेंट के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों के बीच में प्लस का साइन होगा। b इंटू क्या लिखेंगे z लिखेंगे। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब ये पहला वाला रो पहला वाला कॉलम हो गया, अब ये फिर से जाएगा सेकेंड वाले के पास, यहीं पे समझना है, ध्यान देना, ठीक। पहला रो पहला कॉलम खत्म, अब ये फिर से जाएगा किसके पास सेकेंड वाले कॉलम के पास जाएगा। a गुने वाई करोगे, a गुने वाई हो जाएगा, फिर प्लस देना पड़ेगा दोनों के बीच में। अब b गुने क्या होगा भाई w हो जाएगा, ठीक है। अगर और कॉलम रहता ना तो ये और के साथ क्या होता मल्टीप्लाई होता, लेकिन ये 2 तक था, 2 तक मल्टीप्लाई हो गया, पहला वाला काम खत्म हो गया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ढक देंगे और अब हम लोग किसको लेके चलेंगे मालूम है? हाँ, सेकेंड वाले रो को लेके चलेंगे। सेम प्रोसेस, पहले वाले कॉलम के साथ और दूसरे वाले कॉलम के साथ चलेंगे। पहले वाले कॉलम के साथ चलो तो c इंटू क्या है मेरा x है, मतलब c इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर d इंटू क्या होगा z होगा, अब बीच में किस चीज़ का साइन प्लस का साइन, तो ये हो जाएगा d इंटू z, ठीक। इसका काम खत्म हो गया। अब ये फिर से किसके पास जाएगा बताओ? सेकेंड कॉलम के पास जाएगा, तो c इंटू वाई हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग c इंटू वाई प्लस d इंटू डब्ल्यू। समझ में आ गया? और जो कैलकुलेट करने के बाद जो आपको मिल जाएंगे नंबर, वही इसका एलिमेंट हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या होगा पता है? ये दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा ना वो एक एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वो एक एलिमेंट, यानी इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2 होगा। बस यही फॉर्मेट को ध्यान में रखना है ना। थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन एग्जाम्पल लोगे ना समझ में आ जाएगा। एक छोटा एग्जाम्पल लें, जैसे मान के चलो कि एक एग्जाम्पल लेते, देखो A3212 है, ठीक। और एक B ले लेते हैं 111, काम करते हैं 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। देख लो, मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। a इंटू बी करना है। अभी क्या पीछे बताएं हम कि पहला वाला रो का
और पहले वाले कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, तो पहला पहला को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बताना, 3 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 हो गया। पहला वाला कॉलम के साथ हो गया काम। अब किसके साथ जाएगा, सेकेंड वाले के साथ जाएगा, तो 3 इंटू 1 होगा प्लस में 2 इंटू 2 होगा। बात समझ में आ गया। अगर और कॉलम रहता तो और के साथ जाता, समझ रहे हो कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाले रो को लेंगे और फिर फर्स्ट वाले कॉलम के साथ 1 इंटू 2 करो प्लस 2 इंटू 1 कर देंगे, समझ में आ गया। अब फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग प्लस 2 को 2 से, क्या कहते हो, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करें, इसको कैलकुलेट करें, क्या आएगा देखो तो, 6 अब प्लस 2 कितना आएगा, 8 आएगा, 3 अब प्लस 4 7 हो जाएगा, 2 और 2 4 1 और 4 क्या होगा 5। ये इसका आंसर होगा। समझ में आया, आया क्लियर, समझ में आया। अगर एक बार समझ में आ गया ना तो समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई में कहीं प्रॉब्लम ना होगा, ये चीज़ है। हाँ, इसमें क्या है, इसमें कुछ रूल याद रखना पड़ेगा मल्टीप्लाई का, वो हम अभी लिखवा देते हैं यहाँ पे। पहला चीज़ क्या है कि हमेशा याद रखना है कि वही ना बोले कि ऑर्डर बहुत मायने रखता है दोनों का। जैसे यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था कि रो और कॉलम बराबर बराबर होते हैं तो स्क्वायर कहलाते हैं। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमने किया। अब ऐसा करते हैं कि स्क्वायर ना लेकर के ना कोई अलग अलग मैट्रिक्स लेते हैं, क्या ये सेटिस्फाई करेगा, देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझने का कोशिश करना, ठीक। एक हम और छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, वहीं से देखो कैसे निकलेगा रूल। मान के चलो कि हमने एक मैट्रिक्स लिया A 1 2 0 2, ठीक है, और एक अलग सा मैट्रिक्स लिया B जो है 1 2 3 1 4 2। ध्यान से देख लो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, नहीं है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं ना है, ये वाले स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है। इसका ऑर्डर क्या होगा बताना ससी, 2/3 इंटू नहीं, ठीक है, 2/3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं ना, अब मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या ये मल्टीप्लाई होगा, देख लेते हैं। तो जब हमने A इंटू बी किया ना, तो पहला रो पहला कॉलम के साथ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 1 इंटू 1 करोगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, प्लस करते हैं और 2 इंटू 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये पहला रो पहला कॉलम खत्म हो गया। देखो यहाँ पे हमने एक स्टेप को गायब किया है, एक स्टेप को यहाँ पे स्किप किए हम। अब चलेंगे किसके साथ, सेकेंड वाले कॉलम के साथ। तो 1 इंटू 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, प्लस 2 इंटू 1 तो 2 मिल जाएगा। अब फिर किसके साथ चलेंगे, थर्ड कॉलम के साथ चलेंगे। तो 1 इंटू 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 प्लस 2 इंटू 2 करोगे तो 4। और रहता तो और के साथ करते हम लोग, है ना। अब ये पहले वाले का काम खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाले रो के साथ। 0 इंटू 1 करो, 0 प्लस 2 इंटू 2 करेंगे तो 4। समझ में आ रहा है ना। फिर सेकेंड वाले के साथ चलो, 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक। 0 इंटू 4 0 होगा और 2 इंटू 2 4 होगा। अब इसको ऐड कर दो, क्या होगा, 5 4 5 2 8 4। अब इसका जो ऑर्डर बनेगा मेरा वो 2/3 का बना। तो यहाँ पे क्या चीज़ मालूम पड़ा पता है, कि पहले वाले का रो, समझ में आ रहा है ना, क्या समझ में आया, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। इसी के साथ में मल्टीप्लाई होता है ना। ऐसा नहीं करना है कि इसका कॉलम लेना और इसका रो ले लेना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कैसे बता रहे हैं,
मान के चलो कि इसका कॉलम लेते हैं 1 और 0, इसमें 2 ही को एलिमेंट है, ठीक है। और अगर इसका रो ले लेते हैं तो इसमें के को एलिमेंट हो जाता है, 3 हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में रो को लेना है और सेकंड वाले में क्या लेना है, कॉलम को लेना है, ठीक। कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगा, ठीक है। कंडीशन क्या क्या होगा समझ लेते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट कर सकते हो एक तरह से। पहला क्या बोलता है पता है कि ए और बी के बीच में प्रोडक्ट तभी डिफाइन होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, यानी पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो, ये आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। समझ लो, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी बोल सकते हैं कि ए बी मेरा क्या हो सकता है, डिफाइन हो सकता है। मतलब ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई संभव है, नहीं तो नहीं होगा। सेकंड वाले में समझ लेते हैं क्या, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है पता है कि अगर मान लेते हैं कि पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n, पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है m/n, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है n/p, ठीक। तो जब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, a और b को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्या मिलेगा हम लोग को मालूम है, m/p। कैसे समझेंगे, मतलब कि अगर एक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है मेरे पास m/n है, और दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या था n/p, और जब ये दोनों को मल्टीप्लाई किए हम लोग तो ऑर्डर जो फाइनल वाला जो आंसर जो मिलता है उसका ऑर्डर क्या होता है मालूम है, m/p। मतलब पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, यही ना दिख रहा है कि पहले वाले का रो था m और p क्या था दूसरे वाले का कॉलम। तो जो आता है ना रिजल्ट हम लोग को, वो हम लोग का ऑर्डर क्या दिखेगा, m/p दिखेगा। तीसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है पता है कि अगर आप a और b को मल्टीप्लाई करते हो, दो मैट्रिक्स लिए और a और b को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a को कहेंगे हम लोग प्री फैक्टर। प्री का मतलब क्या होता है, पहले का, नहीं, प्री मतलब पहले होता है। तो a हमारा कहलाता है प्री फैक्टर और b हमारा क्या कहलाएगा मालूम है, पोस्ट फैक्टर। प्री मतलब पहले होता है और पोस्ट मतलब क्या होता है, बात का। चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या समझना है, अच्छा इसी को अगर ऐसे लिखता b इंटू ए करता तो b यहाँ पे क्या कहला जाता, प्री फैक्टर, और a क्या कहलाता फिर, पोस्ट फैक्टर। समझ रहे हो ना। चौथा वाला पॉइंट में क्या है कि अगर हम लोग a b मल्टीप्लाई करते हैं और ये पॉसिबल है, मान के चलो कि दो मैट्रिक्स लिए a और b, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि b इंटू ए करेंगे तो हो जाएगा। इस पॉइंट का कहने का मतलब क्या है मालूम है कि दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया, ये पॉसिबल है अगर, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम लोग b इंटू ए करेंगे तो वो भी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे भाई, ये तो थोड़ा सा सोचने वाली बात हो गया है। कुछ नहीं करना है, जैसे मान के चलो कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मैट्रिक्स लिए, ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स ये लिए, इसको स्क्वायर नहीं लेते हैं। अब बताना a इंटू बी संभव है, अरे संभव है ना, a इंटू बी, रो को कॉलम के साथ करते चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्या b इंटू ए हो सकता है। देखो b इंटू अगर a करेंगे तो इसमें 3 वो एलिमेंट है और इसमें क्या एलिमेंट है, 2 ही एलिमेंट है, तो क्या संभव होगा, नहीं। वही चीज़ को बोल रहा है कि ए बी अगर पॉसिबल है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि b इंटू ए भी क्या होगा, पॉसिबल होगा। समझ रहे हो। इसका फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है पता है कि बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। कहने का सेंस ये बोल रहा है कि ए बी बराबर बी ए, सॉरी ए बी बराबर बी ए नहीं, ए बी और बी ए डिफाइन हो सकता है कब, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब, और दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए हमारा 2/2 का है और बी जो है 3/3 का है, तो फिर वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ए बी और बी ए डिफाइन तभी होगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और दोनों सेम ऑर्डर का रहना चाहिए। क्या समझे, कोई दिक्कत है क्या। इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं, समझने का कोशिश करना, ठीक है। पहले वाले तो क्लियर हो गया कि ए बी तभी डिफाइन होगा
जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल होगा। तो इसका एग्जांपल लेने की जरूरत है क्या? नहीं। दूसरे में भी समझ में आ गया क्या? इस पे एक हम छोटा सा ना एग्जांपल लेते हैं, समझने का कोशिश करना। देखो मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, A इज इक्वल टू एंड B इज इक्वल टू, चलिए A इंटू बी करिए तो देखिए तो ये डिफाइन हो रहा है। ए बी को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये संभव है? संभव है। पहले वाले रो को और इसके पहले वाले कॉलम को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये चलते हैं हम लोग सेकेंड कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, यही ना। सेकेंड वाले रो को लेते हैं, 4 इंटू 3 करो 12, 5 इंटू 1 करेंगे 5, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 और 5 इंटू 1 करेंगे तो 5, प्लस करेंगे देखो 7, 17 हो जाएगा, ये 5 होगा, ये 13 होगा। ठीक है, अब देखिए इसका ऑर्डर क्या था? 2/2 था, इसका ऑर्डर क्या था? 2/2। तो जो फाइनल हम लोग का जो मिला, इसका भी ऑर्डर क्या मिल रहा है देख लो, यानी पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम है ना, 2/2 है कि नहीं है? देख लो पहले, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब इसमें एक छोटा सा देखो, A इंटू बी हो गया। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि B इंटू ए करके देखते हैं क्या ये संभव है। B इंटू ए करेंगे तो क्या ये संभव होगा? देख लीजिए B के जगह पे क्या देख लीजिए 3 1 2 1 है, और A के जगह पे क्या है देख लो 2 4 1 5। ये भी संभव हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर का है और स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो ये भी संभव हो जाएगा हमारा। देख लो मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 और 2 इंटू 4 करेंगे तो 8, फिर 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। समझ गए? सेकेंड रो को ले, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा और 1 इंटू 4 करेंगे तो 4, फिर 1 इंटू 1 करो 1 होगा और 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 होगा। दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा देख तो 14 हो गया, 6 हो जाएगा 13 6। इसका ऑर्डर क्या मिला देख लो 2/2, इसका भी ऑर्डर क्या था 2/2 था, इसका भी ऑर्डर 2/2 था। पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम देख लो, आ गया ना। अच्छा ए बी किए तो ये चीज़ आया ना, और बी ए किए तो ये चीज़ आया। क्या ये दोनों मेरा इक्वल है? देखो तो है इक्वल? नहीं है। तो कह सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू क्या है भाई? बी ये होता है। समझ में आ गया ना। अब ये पहले वाला रूल नहीं लगा ना बचने वाला कि 2 गुने 3 करेंगे तो 6 होता है, और 3 गुने 2 करते हैं तो भी क्या होता है 6 होता है। तो यहाँ पे ये वाला रूल नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ सीखने को मिल गया कि जब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी का कुछ और वैल्यू मिलता है और बी ए का कुछ और वैल्यू मिलेगा। समझ में आया? नोट कर लो इसको। देखो कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन रहेगा, मान के चलो जैसे कि बोल दिया कि a इज इक्वल टू 2 1 4 5। ठीक है, आप बोल दिया कभी कोई क्वेश्चन में कि फाइंड a स्क्वायर, इस तरह को देखने को मिलेगा। फाइंड a स्क्वायर बोल दिया, या फिर कभी कभी बोल देगा a क्यूब। तो इसका मतलब क्या है मालूम है? ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स को हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे, गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना। a स्क्वायर अगर पूछ रहा है ना तो a इंटू ए करना है, ना कि उसका स्क्वायर करना है। समझ रहे हो। तो जब a स्क्वायर बोल रहा है तो a को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार लिख लेना है आपको 2 4 1 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो रो और कॉलम के साथ। जो अभी पीछे अप्लाई किया हम लोग वही चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। क्या 2 इंटू 4 करेंगे तो 8, 4 इंटू 5 कर दो 20, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा,
और 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 1 इंटू 4 4, 5 इंटू 5 25। अब इसको सॉल्व कर दो, ऐड कर दो 8 28 7 29। तो ये चीज़ हमारा जो है वो आंसर देगा। बात समझ में आया? क्या करना समझ में आ गया ना, कि जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए ना कि ए आपको दिया जा रहा है और ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोले या फिर ए क्यू फाइंड करने के लिए बोले, तो आपको क्या करना है कि उतना बार मल्टीप्लाई करना है। ए स्क्वायर बोलेगा तो 2 बार मल्टीप्लाई, सेम से ए क्यू बोलेगा तो 3 बार मल्टीप्लाई, ये करना है। क्या समझ में आया? तो ये मल्टीप्लिकेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म होता है, और इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वही सब है पहले वाला, कुछ हार्ड नहीं है, तो वो कल करवा देंगे। क्या आज यहीं तक रहने देते हैं?